हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन देख रहे थे। रिवीजन सीरीज़ जो अपना चल रहा है वो हम देख रहे हैं। रिवीजन सीरीज़ में हमने ऑलमोस्ट 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। आज अपना चौथा लेक्चर है जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली एडजस्टमेंट्स ख़त्म कर देंगे, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स में कैसे उसके सम को सॉल्व करना है, ये स्टेप वाइज हर चीज़ लिखवाई है मैंने। इसके अलावा अब मैंने बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ऐसे दो चीज़ें होती है। तो उसमें से हर ट्रायल बैलेंस में हर आइटम का एक ही इफेक्ट होता है और हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। हर ट्रायल बैलेंस के हर आइटम के कितने इफेक्ट होता है? एक ही इफेक्ट होता है। और एडजस्टमेंट में जितने आइटम्स होते हैं उन सबके कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, या बैलेंस शीट का आइटम है, या एसेट है, या तो फिर लाइबिलिटीज है। एक्सपेंसेस या एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस अगर होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। डायरेक्ट इनकम जैसे कि सेल ही होता है, जनरली सेल ही एक डायरेक्ट इनकम है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और बाकी जितने भी इनकम्स होते हैं आपके, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड वगैरह वगैरह, ये सारे इनकम्स आपके कहाँ चले जाएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे। दैट इज वेरी सिंपल, राइट। ट्रायल बैलेंस के जब एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग करते हैं। एक बात याद रखना, क्वेश्चन कभी भी सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे से कंप्लीटली पढ़ना है। अपने को कंप्लीटली पढ़ना है, मतलब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं या सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। सर अगर कैपिटल अकाउंट ही दिया होगा, करंट अकाउंट नहीं दिया होगा तो क्या करना है सर? तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अगर सर करंट अकाउंट दिया होगा तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट होगा तो उसमें शायद ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस देंगे या तो डेबिट में भी बैलेंस दे सकते हैं या तो क्रेडिट में भी दे सकते हैं। अगर वो डेबिट साइड में बैलेंस देता है ट्रायल बैलेंस के तो वो अपने लिए डेबिट बैलेंस हुआ, और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस देता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा वो, और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल। और जितने भी आपके पार्टनर से रिलेटेड एक ये कहते हैं एडजस्टमेंट जो होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, या तो फिर आपके ड्राइंग्स हो या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात हो, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? आपके करंट अकाउंट में जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? और करंट अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे उसका बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। अगेन सेम डेबिट साइड, अगर डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है यानी कि क्या कि आपका डेबिट बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, यानी कि क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग के समय की बात कर रहा हूँ मैं। क्लोजिंग जब आप कैलकुलेट करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। एंड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन आता है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस है और वो आपके एसेट साइड में चला जाएगा। करंट अकाउंट के अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है यानी कि क्रेडिट साइड बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग के समय डेबिट बैलेंस क्रेडिट में दिखता है, क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में दिखता है, बट ओपनिंग के समय डेबिट बैलेंस डेबिट में ही दिखता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही दिखता है। लेजर का बहुत बेसिक सिंपल सा रूल है ये। तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि आपको डेबिट साइड पे दिखता है टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो वो टू बैलेंस कैरीड डाउन आपका जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में। एज सिंपल एज दैट। करंट अकाउंट सेम गोज विथ कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल अकाउंट में आता है तो वो हम कैपिटल तो हमेशा लाइबिलिटीज़ में ही लिखते हैं। बराबर है यहाँ तक? ओके चलो। उसके बाद हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट देखे हर एक के, जिसके 2-2 इफेक्ट होते हैं। बराबर है? वो सारे एडजस्टमेंट देखने के बाद मैंने कहा कि अभी अपने को 3 एडजस्टमेंट्स अलग ऐसे देखने हैं, आरडीडी, हिडन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट्स हैविंग 3 इफेक्ट, जिसमें आरडीडी का इफेक्ट हमने कल देख लिया था। पहला सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग यानी कि ओपनिंग आरडीडी, या तो मैं बोलूँगा उसको ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर आरडीडी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको नया आरडीडी क्रिएट करने कहा है, तो हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 2 आरडीडी और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 2 आरडीडी, और दूसरा इफेक्ट होगा डेटर्स में से माइनस। सर आरडीडी कैलकुलेट करना है तो डेटर्स में हमेशा बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होंगे, बैड डेट्स माइनस होंगे, डिस्काउंट फॉर डेटर्स माइनस होंगे और एंड में आरडीडी कैलकुलेट होगा। ये बात याद रखना। आरडीडी हमेशा एंड फाइनल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। सीक्वेंस याद रखना बेटा। सीक्वेंस क्या बोला मैंने? अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऐड करना है।
सर आपने पहले उल्टा बोल दिया, पहले आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स बोल दिया और फिर बाद में बिल। एडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट अब पहले 5 रुपये ऐड करो या बाद में 5 रुपये ऐड करके 10 रुपये ऐड करो, या 10 रुपये ऐड करके फिर 5 रुपये ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आरडीडी का कैलकुलेशन जो होता है वो परसेंटेज बेसिस पे होता है, इसीलिए वहाँ पर फर्क पड़ता है। तो हमेशा पहले 2 आइटम ऐड करने हैं। कौन से 2 आइटम है? अनरिकॉर्डेड सेल्स और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ये 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे सबसे पहले। ये ऐड होने के बाद हम माइनस करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन से वाले माइनस करने हैं सर? वही बैड डेट्स सिर्फ जो एडजस्टमेंट में दिए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर डिस्काउंट दिया होगा क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एडजस्टमेंट में अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है तो हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करेंगे और एंड में आरडीडी माइनस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? When RDD is given in the क्वेश्चन में अगर आपको ऑलरेडी RDD दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी RDD दे रखा है, तो हम क्या करेंगे RDD अगर दे रखा है तो हम लोग नया RDD कैलकुलेट करेंगे। तो आपको तो पता ही है नया RDD कैलकुलेट कैसे होता है, मैंने अभी बताया। नया RDD कैलकुलेट करने के बाद जो ओल्ड RDD होता है बैड डेट्स में, PNL अकाउंट के डेबिट में बैड डेट्स में 2 बैड डेट्स हम लिखते हैं, उसके अंदर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए होंगे तो वो ऐड होंगे। उसके बाद उसमें से माइनस होंगे ओल्ड आरडीडी। क्या माइनस होगा? ओल्ड आरडीडी माइनस होगा और न्यू आरडीडी प्लस होगा। ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी प्लस, और न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट जाता है कहाँ पर? दूसरा इफेक्ट जाता है डेटर्स में से माइनस। जो न्यू आरडीडी है वही अपने को आरडीडी माइनस करना है डेटर से। क्लियर यहाँ तक? वेरी बड़ी। चलो इतना रिवाइज होने के बाद अब आते हैं अपन हिडन एडजस्टमेंट्स पे। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट में देखो बेटा, सबसे पहला अब बात कर रहे हैं हिडन एडजस्टमेंट्स की। ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहला मोस्ट फेवरेट, क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस आपको तो पता ही है। एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंश्योरेंस पेड फॉर 12 months ending on 30th September 2019 मान के चलो, ठीक है। और अपना बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2019, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? इंश्योरेंस पेड फॉर 12 months, 12 महीने का इंश्योरेंस पे किया है जिसका पीरियड खत्म हो जाए 30th सितंबर को। क्लियर यहाँ तक? तो बस ध्यान से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस 24,000 रुपीज़ पेड है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये। ब्रैकेट में नीचे ये दिया होगा, इंश्योरेंस पेड अप फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019, फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019, पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019, ठीक है। ये दिया होगा अगर, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझो। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2019 को। कब एंड होता है? 31 मार्च 2019 को। तो हमको क्या करना है? 31 मार्च 19 के बाद सितंबर तक कितने महीने होते हैं वो काउंट करने हैं। 31 मार्च तो चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 months। तो 1 April to 30th September 19 is 6 months, and insurance for this period is prepaid insurance, is prepaid insurance,
तो प्रीपेड इंश्योरेंस है यानी कि क्या, अगले साल का खर्चा है हमने अभी कर दिया है, अगले साल का खर्चा हमने अभी कर दिया है। अगले साल का खर्चा अगर हमने अभी कर दिया है, अगले साल का खर्चा अगर हमने अभी कर दिया है तो ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। और लाल चार्ट याद है क्या, लाल चार्ट प्रीपेड एक्सपेंस, प्री वाले दोनों माइनस आउटस्टैंडिंग वाले दोनों ऐड, और प्रीपेड एक्सपेंस है मेरा बराबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहला लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट बराबर। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है देखो, 24,000 इंटू 6/12 दैट इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। पीएनएल में इंश्योरेंस में से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट है इसका एसेट साइड, कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस, खत्म, चिटकाओ, डन क्या यहाँ तक। चिटकाया सबने फटाफट, वेरी गुड। डन, चलो सेकंड देखें। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months, ठीक है। तो इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months, इंश्योरेंस पेड 30,000, दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months, 15 months मतलब 15 महीने का पे किया, बट अपना ईयर तो सिर्फ 12 महीने का होता है, तो उसका मतलब है डन यहाँ तक। इंश्योरेंस पेड 30,000 गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एंड एडजस्टमेंट में दिया है या तो ब्रैकेट में दिया हुआ होगा पेड फॉर 15 months, ठीक है। तो आफ्टर ईयर एंड मेरा तो 12 महीने का ही ईयर होता है, मैंने तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो 3 months एक्स्ट्रा पेड इज प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस का हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, 30,000 का जो इंश्योरेंस है कितने महीने का है, 15 महीने का। अब यहाँ पर बच्चा बहुत बार गड़बड़ ये कर देता है, उसको दिमाग में रहता है ये 12 वाला, ये वाला डिवाइड बाई 12 करके इंटू 3 कर देता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पर अपने को करना पड़ता है 15,000 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 15 महीने का इंश्योरेंस पे किया हुआ है, इंटू 3 महीने का बराबर है, तो कितना होगा 6,000 रुपीज़, और 6,000 रुपीज़ इफेक्ट 1 पीएनएल में इंश्योरेंस में माइनस कर देंगे, प्रीपेड माइनस और एसेट, और इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, खत्म, इजी। यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट कुछ अलग नहीं है, अगर मैं बात करूँ इसमें फिर अलग क्या है सर, इसमें अलग सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। सवाल इसमें यही होता है, या मुद्दा सिर्फ इसमें यही है कि कैलकुलेट करे तो करे कैसे, बस कैलकुलेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, दैट्स इट, खत्म। चिटकाओ ये वाला, चिटकाओ जल्दी से, चिटकाओ जल्दी जल्दी, चिटकाओ वो। डन क्या, डन क्या, चिटकाया क्या सबने, हुआ क्या यहाँ तक सबका,
चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो बेटा, कॉपी नहीं करोगे तो पास कैसे होंगे। मजाक था, मजाक 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 कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो वरना जाके बोल देंगे किसी टीचर ने कॉपी करते पकड़ ले तो नहीं नहीं हमारे तो सर ने कहा था कि कॉपी करो बेटा वरना पास कैसे होंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। हाँ I'm joking. Third, interest payable on bank loans। सर आपने हिडन एडजस्टमेंट बोला, इसको हिडन एडजस्टमेंट्स को पहचानते कैसे है सर, क्योंकि ये तो हिडन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हिडन है ना, अपन बचपन में लुका छुपी खेलते थे ना, तो जब लुका छुपी खेलते थे अपने पे डेन होता था ना, अपन क्या करते थे हमेशा याद है क्या, कि जो भी दीवार के पीछे वगैरह छुपा है ना, हम लोग कोशिश करते कि दूर से उसके ऊपर नज़र डाले और देख ले उसने शर्ट पैंट कौन सा पहना, और शर्ट पैंट याद करके हम लोग उसको पकड़ लेते थे। बराबर है क्या। वैसे ही यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट के लिए भी हिंट दिए रहते हैं, हिडन है बोल के। कैसे, या तो ब्रैकेट में कुछ दिया होगा, पेड फॉर 3 years, पेड फॉर 15 months, पेड फॉर ईयर एंडिंग, या तो फिर लोन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा तो आपको परसेंटेज दिया रहेगा, 12% इन्वेस्टमेंट, 10% बैंक लोन, तो वही चीज़ है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन्स में अगर आपको दिया रहेगा, फिर ट्रायल बैलेंस में गिवन इन ट्रायल बैलेंस, बैंक लोन दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस 12% बैंक लोन। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें और हो सकती है सिचुएशंस। दो सिचुएशंस और हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है, पहला इंटरेस्ट पेड गिवन इन ट्रायल्स, इंटरेस्ट पेड नॉट गिवन। ठीक है, इंटरेस्ट पेड दिया होगा बट इंटरेस्ट पेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस यानी कि क्या, मान लो 12% गिवन इन ट्रायल बैलेंस, 12% बैंक लोन, मान लो 12% बैंक लोन दिया हुआ है 10,000 रुपये का। कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। ठीक है, अब बात ध्यान से समझो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1200 रुपये और गिवन इन ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट पेड, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड दिख रहा है 800 रुपये, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन दिख रहा है 800 रुपये, और हमारा बैंक लोन है 10,000 रुपये, 12% बैंक लोन है। जब भी ये 12% का साइन दिखेगा मतलब समझ जाना कि क्या है, परसेंटेज का साइन दिया मतलब क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट अगर है तो बस ध्यान से समझो बेटा, करना क्या है अपने को। सबसे पहला काम है कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर कैसे कैलकुलेट करने का, सुनो। 1000 का मेरा बैंक लोन है, इनटू, इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हो बाकायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू अपॉन 100 यानी कि 12%, बराबर है, इक्वल टू 1200 रुपये। तो मतलब पूरे ईयर का आपका ब्याज कितना बनता है, 1200 रुपये, बट ऑलरेडी आपने पे कर दिया है कितना, 900, 1000, 1100, 400। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400 रुपये, बराबर। और इंटरेस्ट पेड नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, 10,000 इंटू तो कुछ ही पेड नहीं है तो ये 1200 रुपये का पूरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, 1200 रुपये, खत्म, छिटका।
तो दोनों के इफेक्ट लिखता हूँ अभी मैं। ईजी हो रहा है काम अपना। मतलब देखो एग्जाम के समय अगर हम ये जितना अभी अपन लिख रहे हैं ये हार्डली मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 2 3 4 पेज तक जाएगा, 4 या 5 पेज मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 5 पेज अगर अपन कर लिए ना, ये 5 पेज अगर अपन कर लिए ना, पूरा सम हो गया बेटे, पूरा सम हो जाएगा बेटा। देखो अपने को इतना समझना जरूरी है। बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि जब प्रैक्टिस करने बोलता हूँ मैं तो प्रैक्टिस करने के बजाय वो लोग प्रैक्टिस करने के बजाय मतलब व्हाट आई मीन टू से वो प्रैक्टिस कर दो मतलब यानी वो क्या करते हैं सीधा टेक्स्ट बुक उठाते हैं, बुक उठाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर देते हैं। ना बेटा ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कुछ भी काम करने से पहले उसकी प्रिपरेशन होनी जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे प्रिपरेशन? भाई चाय भी बनानी है तो उसके पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो कैसे सर? अरे बर्तन लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, शक्कर, चाय पत्ती, ये सारे आइटम लेकर रेडी रखने पड़ते हैं, तब हम चाय बनाते हैं। कि जब भगोना रखोगे, फिर उसमें दूध ढूंढोगे, फिर दूध डालोगे, फिर बाद में याद आएगा अरे शक्कर भी डालनी होती है, फिर जाके शक्कर ढूंढोगे, फिर चाय पत्ती ढूंढोगे। नहीं, प्रिपरेशन पहले रेडी होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई के समय हमेशा ये जो मैं अभी अपन ने जितना भी लिखा हुआ है ये मतलब गारंटीड 500% अपने को इससे गो थ्रू करना ही, उसके बाद ही सम सॉल्व करना है। सर अभी कल तो पढ़ा था जब हमने, तो आज वापस करने की जरूरत है? यस। क्या करना है आपको? करना क्या है इसमें? फ्लिप पेजेस तो फ्लिप करने। ओके 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 ओके, ये डेप्रिसिएशन के ये तो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन में ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन रहा तो ये ओके। आउटस्टैंडिंग, अच्छा लाल चार्ट अपना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, प्लस आउटस्टैंडिंग वाले दोनों प्लस प्री वाले दोनों माइनस एडजस्टमेंट, ठीक है डन। ये वाला एडजस्टमेंट इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर इधर जाएगा। चल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मतलब पेजेस सिर्फ फ्लिप करने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। एंड बिलीव मी दैट 10 से 15 मिनट का एवरीडे विल फिक्स दैट चैप्टर इन योर माइंड। फिक्स छप जाएगा चैप्टर बिंदास। और सॉल्विंग के लिए जहां पर मैं बोलता हूँ ना वो सम 15 मार्क, देखो पहले क्या होता था, ये 15 मार्क का सम आता था बोर्ड्स के पेपर में। अब मार्क्स का सिस्टम या वेटेज और पेपर का वो जो पैटर्न है अभी अपने पास आया नहीं है, अभी अपने पास वेटेज आया ही नहीं है अच्छे से बेटे। तो फिर इसमें क्या होगा सर? तो बात समझने की कोशिश करो बेटे। जहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल 15 मार्क का सम था तो वहाँ पे 25 मिनट लगने चाहिए थे सॉल्व करने के लिए, 25 मिनट लगने चाहिए थे, बट 25 मिनट नहीं लगता। अपना सम ऐसे अगर अपना दिमाग में फिट रहेगा ना, अपने को लर्न हो जाएगा ना सम, अगर अच्छे से लर्न हो जाना यानी सम लर्न नहीं होते हैं, एक फॉर्मेट, एक सॉल्विंग का तरीका, कंसेप्ट अपने दिमाग में अगर बैठ गया ना फाइनली, वो जैसे ही बैठ जाएगा ना अपन टोटली क्या हो जाएंगे ना, फ्री हो जाएंगे, अपन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। 25 मिनट का सम अपना 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। सिंपल। उसके लिए समझ आने, हर स्टेप मालूम होना, हर एडजस्टमेंट मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटकने नहीं चाहिए अपन सॉल्व करते समय। मेरे ख्याल से सबका हो गया है ये कॉपी करके, ठीक है ना? चलो बढ़िया। इसके दोनों इफेक्ट अपने को लिखने हैं। दिस इज बेटर। इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, डेबिट में, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटीज। देन क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है क्या? अगले एडजस्टमेंट पे चलूँ क्या मैं? अगले एडजस्टमेंट पे चलूँ मैं? नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4 ये क्या था अपना? इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन। अब हम देखेंगे इट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और डिपॉजिट्स। ठीक है, क्लियर है तक? ओके। 10% इन्वेस्टमेंट। अब ये 10% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है रुपीज मान लो 20,000। ठीक, सेम इसके जैसे जाने वाला है। देखो क्या बोला मैंने, सेम इसके जैसे जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर भी दो सिचुएशन थे ना, इंटरेस्ट पेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट पेड नॉट गिवन, वैसे यहाँ पर
इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन। कैलकुलेट कैसे करना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस और इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट गिवन। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जैसे अभी यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, इंटरेस्ट पेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो अगर इंटरेस्ट पेड, जैसे अभी यहाँ पे अमाउंट कुछ है, यहाँ पर कुछ अमाउंट दी होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1200, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1200 ऐसे दिया हुआ है। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने वही किया क्या, देखो कैलकुलेट। अब बात समझो, यहाँ पर अब मैं कैलकुलेट करूँगा, ये रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। एक काम करो, यहाँ पर आना ज़रा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख दो पेएबल, पेएबल। क्लियर? चले, चलो। कैलकुलेट करना है, तो चलो। कितना रुपीस दिया था हमने इन्वेस्टमेंट? 20,000। तो 20,000 इंटू 10% विच कम्स टू 2,000 बराबर है। इसमें से माइनस करूंगा ऑलरेडी रिसीव्ड, ₹1200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल 800। क्लियर यहां तक? अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, मतलब जितना इंटरेस्ट है पूरा का पूरा आना बाकी है, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10% को ₹1200, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल 1200 डन। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी कि ये तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के। चलो ये कॉपी करो, फिर अपन उसके दोनों इफेक्ट लिख लेते हैं। कॉपी कर लो, है ना? बढ़िया जा रहा है, बहुत इजी जा रहा है, समझ में आ रहा है सबको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अपन ये यूट्यूब पे पूरा ये जो रिवीजन सीरीज है, अपन पूरा यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज चलाने वाले, हर चैप्टर का जो जो चैप्टर्स हुए हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स की भी रिवीजन सीरीज चलाएंगे और ओसीएम की भी रिवीजन सीरीज चलाएंगे, ओसीएम की भी रिवीजन सीरीज चलाएंगे और एसपी की भी रिवीजन सीरीज चलाएंगे। रिवीजन सीरीज हर चैप्टर की आएगी, हर चैप्टर की चलेगी। 2 और 12 स्टैंडर्ड का रिवीजन सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यूट्यूब पे अगर ये बने रहने के लिए, ज्वाइन रहने के लिए, जैसे ही अपने लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर्स अपलोड होते हैं, ये पता करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने चैनल का नाम है आकाश अग्रवाल क्लासेस। और अपने दोस्तों के साथ मैक्स टू मैक्स शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलो, इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात हुई थी, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के 2 इफेक्ट अपने को देखने हैं। पहला इफेक्ट जाएगा आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट्स। चिटकाओ, आगे बढ़ते हैं। सबको डन? यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? बढ़िया, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो, 5 लास्ट एडजस्टमेंट 5। ठीक, बेटा देखो, जो जो रिवीजन जैसे जैसे चल रहा है ना, वैसे रिवीजन साइड बाय साइड खत्म करते रहो, साइड बाय साइड खत्म करते रहो। वैसे ही क्या होगा कि अपना प्रैक्टिस अभी हो जाएगा, अभी होता जाएगा। ये प्रैक्टिस, इसको डिले मत करना कि सर ये लेक्चर आज नहीं देखा, कल मैंने वो लेक्चर नहीं देखा, ऐसा वैसा लैगिंग मत रखो। लेक्चर्स को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है ना? चलो,
लास्ट एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट में। पेड फॉर 3 years। फाइनल एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट का फाइनल एडजस्टमेंट है। गिवन इन ट्रायल बैलेंस एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू ₹30,000। अब इसमें भी दो सिचुएशन कैसे आ सकते हैं देखो। ईयर एंडेड मान के चलते हैं 31 मार्च 19 है, ठीक है। गिवन इन ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट में लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 18। नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, कुछ ही नहीं बोला। या तो फिर ब्रैकेट में ऐसे बोल देंगे एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। तो ध्यान से समझना बेटे, ध्यान से समझना। 3 साल का एडवर्टीजमेंट पे किया है हमने। कितने साल का एडवर्टीजमेंट पे किया है? 3 साल का एडवर्टीजमेंट पे किया है। अगर हमने 3 साल का एडवर्टीजमेंट पे किया है, मेरा जो ईयर है वो तो 12 महीने का होता है, बराबर है ना, 12 महीने का होता है। तो मतलब 3 साल का एडवर्टीजमेंट पे किया तो इसमें से मेरे काम का सिर्फ 1 ही साल हुआ, मतलब बाकी 2 साल का एडवर्टीजमेंट क्या हुआ? बाकी 2 साल का एडवर्टीजमेंट क्या हुआ? प्रीपेड हुआ। सीधी सीधी बात, अगर सीधा कैलकुलेशन करूँ तो मैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 30,000 इंटू, ये कितने साल का है? ये 3 साल का है, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 years का कितना है वो कैलकुलेट करूंगा, यानी कि 20,000, बराबर ना। 2 years का कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मैंने प्री पेड एडवर्टीजमेंट कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? प्री पेड एडवर्टीजमेंट कैलकुलेट कर लिया। बट अगर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 18 दिया है तो आपका ईयर है 18-19, 31 मार्च 19 को यहाँ पे ऊपर लिखो, मैंने लिखा है 31 मार्च 19 को अपना ईयर खत्म होता है। 31 मार्च 19 को ईयर खत्म होता है और ये एडवर्टीजमेंट उन्होंने पे किया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 18, यानी कि अपने ईयर में कितना पीरियड आता है? सिर्फ सर अक्टूबर 18, नवंबर 18, दिसंबर 18, जनवरी 19, फरवरी 19, मार्च 19 है कि सर हमारा सिर्फ 6 महीना हुआ। यस, तो सर मतलब 3 साल में से 6 महीना अपना हुआ, यस। और फिर 2.5 साल का जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रीपेड हुआ क्या सर? एग्जैक्टली बेटा, 2.5 साल का जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने पे किया है, दैट 2.5 years का एडवर्टीजमेंट इज प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, इज अ प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ध्यान से समझो। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टीजमेंट फॉर 2.5 years, 2.5 years, जिसको ब्रैकेट में अगर हम बोलेंगे 2.5 साल यानी कितना महीना, कितने महीने होते हैं सर? 1 साल में 12 महीने, 12, 12, 24, 24 और 6, 30 सर। बराबर। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, देखो आपके ऊपर है, आपको जो इजी रहेगा वो। 30,000 इंटू कितने मंथ्स का है? 30 मंथ्स का अपना प्रीपेड है, तो 30 मंथ्स का अपना प्रीपेड है डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ्स हुए। और यू हैव अनदर ऑप्शन 30,000 इंटू 2.5 अपॉन 3, 2.5 अपॉन 3, तो कितना आएगा देखो? 10,000, 25,000, 25,000
25,000। दोनों में से आंसर तो वही आने वाले, तरीका वही है, बस कैलकुलेशन के मंथ्स में मैंने किया या तो ईयर में कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क क्या पड़ेगा, बराबर है, क्लियर यहाँ तक, चिटकाओ ये वाला। तो ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट क्या है, इसके दो इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, और दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लियर यहाँ तक सबको 100%? चिटका लिया सबने दोनों इफेक्ट, चिटकाओ जल्दी जल्दी चिटकाओ, जल्द जल्द चिटकाओ। हाँ, कितना अच्छे से जा रहा है, कितना इजीली जा रहा है, कितना समझ में आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आपको अगर अच्छा लगता है तो क्या होता है, जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, जब अपने को मुझे अच्छा लगता है कि यस रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों को, तो अंदर से कैसे इच्छा आती है कि यस और अच्छा देना है, और बेटर देना है, बहुत ज़बरदस्त देना है। इट इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन फॉर अ टीचर। वेन एवर अ स्टूडेंट रिएक्ट्स, जब भी कोई स्टूडेंट रिएक्ट करता है अपने टीचर को, तो टीचर के लिए एक इंस्पिरेशन होता है, टीचर को और पढ़ाने में मज़ा आता है, और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और रिस्पॉन्सिव लगता है, और टीचर को और एनकरेजिंग लगता है कि यस बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा एफर्ट ले रहा है, तो मैंने भी और एफर्ट लेने चाहिए, वो फीलिंग आती है टीचर को। और वो यू आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, वो कितना अच्छा लगता है कि कोई बच्चा अपनी बात सुनता है और अपनी बात सुनकर कुछ अचीव करने वाला है। एक मन को तसल्ली रहती कि हाँ भाई, अपनी वजह से एक देश का भविष्य, या तो देश का जो इतना बड़ा निर्माण होने वाला है, उसमें एक अपना छोटा सा एक अपना एक कंट्रीब्यूशन, छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जाने वाला है, वो फीलिंग रहता है, लिटरली वो फीलिंग रहता है। चलो बहुत बढ़िया आए है, यहाँ तक सबका हो गया है क्लियर, यहाँ तक 100% सबको क्लियर है यहाँ तक पक्का। आई होप अपन ने जितने भी हिडन एडजस्टमेंट्स देख लिए, मैंने सारे हिडन एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए है। फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको कवर कर लिया, इंश्योरेंस पेड वाला, बराबर है, 12 मंथ्स का इंश्योरेंस पे किया हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम फॉर द ईयर एंडिंग दे दिया उन्होंने, तो 6 मंथ्स का मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लिया और उसको ये दोनों इफेक्ट दे दिए। फिर बाद में इंश्योरेंस पेड पर 15 मंथ्स था, तो मैंने डिवाइड बाय 15 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस। इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन निकाला है मैंने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर परसेंटेज अगर दिया है क्वेश्चन में, तो अपने को क्लिक हो जाना चाहिए कि हिडन एडजस्टमेंट है। तो उसमें दो सिचुएशंस मैंने बताया आपको, पहला सिचुएशन की इंटरेस्ट पेड गिवन है, या तो इंटरेस्ट पेड गिवन नहीं है। सिंपल, यहाँ तक आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन परसेंटेज दिया है, पता नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं दिया हुआ है, तो जितना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड उसमें से माइनस कर देंगे, तो बैलेंस जो बचा वो इंटरेस्ट रिसीवेबल है। और अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट रिसीवेबल है। लास्ट एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 3 ईयर्स हमने देख लिया। 3 ईयर्स में भी दो सिचुएशन हो सकते हैं, 2.5 साल का विद इफेक्ट फ्रॉम देंगे ब्रैकेट में, या तो कुछ नहीं देंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो पूरा 2 साल का जो एक्सपेंस होगा वो अपने लिए प्रीपेड होगा, डिवाइडेड बाय 3 × 2 करना है। और अगर सिर्फ विद इफेक्ट फ्रॉम दिया है, मतलब 6 मंथ्स का, विद इफेक्ट फ्रॉम ऐसे जरूरी नहीं कि सर 1 अक्टूबर ही होगा, कैसे जरूरी नहीं है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर भी हो सकता है। तो तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे, तब हम सिंपल एक काम करेंगे, ये 30, अभी देखो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 36 कर लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं 30 डिवाइडेड बाय 36 करने के बजाय मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो पीरियड कम हो गया, प्रीपेड का पीरियड मतलब अपने पीरियड है सिर्फ 3 मंथ्स रह गए, तो यहाँ पर मैं 33 डिवाइडेड बाय 36 करूँगा, सिंपल। बाकी तो आपको कैलकुलेशन तो आते ही है, आई होप। आगे बढ़ूँ क्या मैं, चलो। वन लास्ट थिंग, व्हाट इज दैट लास्ट थिंग इन द एडजस्टमेंट्स? विथ 3 इफेक्ट्स, एक ही एडजस्टमेंट है, वो है इंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 destroyed by fire and insurance company accepted a claim of ₹6,000। खत्म। 10,000 के गुड्स थे, आग लग गई, 6,000 इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम भर देंगे, चिंता मत करो, 4,000 का तो पूरा नुकसान हो गया। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो गुड्स लॉस्ट बाय
फायर, कितने के गुड्स चले गए? 10,000। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना? ₹6,000। तो लॉस बाय फायर हुआ कितना? 4,000, बराबर ना? 10,000 की आग लग गई, 6,000 मिलने वाले, 4,000 का नुकसान, खत्म। तो 3 इफेक्ट, 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट, इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है बैलेंस शीट के एसेट्स में। एंड लास्टली, ये तो लॉस हो गया मेरा, तो P&L के डेबिट में, खत्म। इतना सिंपल था ये। डन क्या? कॉपी कर लो फटाफट। एक छोटा सा लास्ट और एक चीज़ है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, वो बता दूंगा, खत्म कर दूंगा, विषय क्लोज। कल के लेक्चर में 2 से 3 सम अपन नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में 2 से 3 सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खत्म कर देंगे, विषय क्लोज। क्या होता है, सिर्फ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपना रिवीजन लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलता है। बट बिलीव मी, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 चैप्टर्स के तो रिवीजन मैं आपको बोलूँ एक दिन में, पहले एक लेक्चर में 1-1.5 आवर में पूरा लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा। मतलब वो तो चैप्टर्स अपने लिए 2 से 3 दिन के लिए ही है, सिर्फ 2 से 3 दिन का ही है सिर्फ, बस रिवीजन उसका रिवीजन तो ज़्यादा लंबा चलेगा भी नहीं जितना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का चलता है। हाँ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का लंबा चलेगा, NPO का लंबा चलेगा। चलो, यहाँ तक हो गया सबका, चिटका लिया सबने। वन लास्ट थिंग, important calculation of closing stock. Given in adjustment is closing stock is valued at market price, which is 10% above the cost, 10% above the cost price। ऐसा जब देंगे तब क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडजस्टमेंट रुपीज़ मान लो 55,000, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 55,000। तो अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? क्या बोला है? मार्केट प्राइस, इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 10% अबव द कॉस्ट। तो देखो जरा एक मिनट, कॉस्ट उसके ऊपर प्रॉफिट, उससे आएगा मार्केट प्राइस। उन्होंने बोला 10% अबव कॉस्ट प्राइस, लो 10% बोला ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट में लिखता हूँ 10। अगर कॉस्ट 100 होगी तो अगर 10 प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट, तो इसलिए मैंने जानबूझ के कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लिया। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 110, और मुझे वैल्यू दे रखी है 55,000। तो कितनी वैल्यू आएगी कॉस्ट?
विच कम्स टू 50,000 खत्म। और 50,000 क्लोजिंग स्टॉक के तो दो इफेक्ट आपको पता है, तो अपने क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट 50,000 रुपीज़, खत्म। यही तो चीज़ थी इसके अंदर। क्लियर है तक? ये नंबर 1। विषय क्लोज। 100% सबको समझ में आ गया है। इजी पीजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी पीजी। ठीक, तो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, एन्जॉय। एंड जाते जाते फिर से एक बार अपने दोस्तों को बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपना लिंक, अपना पेज शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, दोस्तों को बताओ। और आप खुद अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, कितना अच्छे से जा रहा है, कितना अच्छे से नहीं जा रहा है। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है आज के काल में, इस कोरोना काल में। बच्चों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है आज के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। आप भी ज़रूर फॉलो करते रहना, लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहो। आई बेट ऑन दिस, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, लोगों का सिलेबस चालू होने से पहले अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई बेट ऑन दिस। ठीक है, तो चलो बाबा गाइस, एंजॉय द डे। अपना ख्याल रखना, कोरोना चल रहा है, अपना अपना ख्याल रखो, अपने अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय एंड ऑलवेज रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, एंजॉय।